हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन द चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का दूसरा चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी कैन स्टार्ट आवर चैप्टर। या सो सो रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो हमें कोई भी दो सेट दिया रहेगा और हमें क्या निकालना होता है? उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने से पहले, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने से पहले हमें क्या समझना है? हमें एक टर्म और समझना है, ऑर्डर्ड पेयर। हमें क्या समझना है? ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर हमें सपोज़ करिए कि दो सेट दिया हुआ है ए एंड बी, और उसमें सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट है ए बी। ठीक है, हमने इसमें दो एलिमेंट लिया है, इसमें कितना एलिमेंट लिया है? इसमें तीन एलिमेंट लिया है। तो अगर हम कोई भी दो एलिमेंट कोई भी दो एलिमेंट पहले, जिसमें कि कंडीशन ये है कि पहला एलिमेंट सेट ए होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट किससे होना चाहिए? सेट ए से होना चाहिए। और दूसरा एलिमेंट किससे होना चाहिए? दूसरा एलिमेंट जो सेट बी है उससे होना चाहिए। तो सेट ए से हम एक एलिमेंट लेते हैं 1 को एंड बी से लेते हैं बी को। तो 1 कॉमा बी जो है ये एक जो पेयर बन रहा है दो अलग अलग सेट से जो एलिमेंट लेकर के, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सो क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। सिमिलरली आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, 2 कॉमा ए इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर, 1 कॉमा ए इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर, 3 कॉमा बी इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर। ओके, आई होप ये ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग मूव करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। हम सेट यही लेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में, सेट ए में हम क्या क्या एलिमेंट ले रहे हैं? 1 कॉमा 2 कॉमा 3। और सेट बी में एलिमेंट क्या क्या ले रहे हैं? ए कॉमा बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये कहता है, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हम कोई प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हमें दो चीज़ चाहिए होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। यहाँ पे जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे दो सेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? दो सेट। तो उस दो सेट के लिए हमने क्या एग्जाम्पल ले लिया? सेट ए, जिसमें कि एलिमेंट क्या है आपका? 1 कॉमा 2 कॉमा 3। दूसरा क्या ले लिया है? सेट बी, जिसमें कि एलिमेंट है ए कॉमा बी। तो अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए कॉमा बी का या ए इंटू बी का, तो हम ऐसा करेंगे कि सेट ए के सारे एलिमेंट बारी बारी से सेट बी के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे। फिर से मेरी बात सुनिए, सेट ए के सारे एलिमेंट यानी कि 1 2 3 अकेले 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 सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ यानी ए बी सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। और उस पूरे जो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा ना, वो पूरे ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी। अब लीजिए, सबसे पहले ए, इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाते हैं 1 है, और इसका पहला एलिमेंट उठाते हैं तो 1 कॉमा ए एक हो गया। दूसरा क्या है? फिर 1 ही उठाएंगे क्योंकि इसके सारे एलिमेंट को इसके सारे एलिमेंट से करना है। तो 1 कॉमा बी दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा? 2 कॉमा ए। फिर चौथा क्या हो गया? 2 कॉमा बी। फिर पाँचवा क्या हो गया? 3 कॉमा ए। और फिर छठा क्या हो गया? 3 कॉमा बी। तो इस तरह करके हमें जो ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर मिला, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो सेट्स यहाँ पे क्या है? ए है एंड बी है। तो ए बी का यहाँ पे क्या निकाला हमने? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन सुनिए, पी कॉमा पी यहाँ पे ए एंड क्यू क्या है? बी है। पी कॉमा बी, इसमें क्या बोल रहा है? आपको सारे वैसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें कि पी जो है वो कैपिटल पी से बिलोंग करता हो और स्मॉल क्यू किससे बिलोंग करता हो? स्मॉल क्यू बिलोंग करता हो कैपिटल क्यू सेट से। वो किससे बिलोंग करता हो? कैपिटल क्यू सेट से। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे सीखा और समझा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में इसने एग्जांपल लिया, ए में इसने क्या किया? रेड एंड ब्लू डाल दिया है, और बी में बी सी एस डाल दिया। तो अब बताइए क्या होगा? तो रेड किसके साथ जाएगा? रेड जाएगा बी के साथ, सी के साथ और एस के साथ। बी के साथ, सी के साथ, एस के साथ गया है। फिर ब्लू किसके साथ जाएगा? बी के साथ, सी के साथ और एस के साथ। बी के साथ, सी के साथ और एस के साथ। आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसी का एक यहाँ पे एक है कि साइज़ फार्मूला। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइज़ का फार्मूला बहुत ही सिंपल होता है। सपोज करिए सेट ए है, इसका साइज़ है नंबर ऑफ एलिमेंट। हम साइज़ को तो उसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ए। बी का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा? साइज़ हमारा हो जाएगा पी इंटू क्यू का साइज़ क्या हो जाएगा? एन इंटू हम ए बी को लेकर समझ रहे हैं, तो हम यहाँ पे एन इंटू ए क्रॉस बी का क्या साइज़ हो जाएगा? ये हो जाएगा एन ए इंटू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है गाइस? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है?
2 है तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 6। तो क्या यहाँ पे 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, देन आई कैन कम अप विद अ न्यू वीडियो एंड सॉल्व योर डाउट्स। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट एग्जाम्पल्स, ओके ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं जो कि सिमिलर हैं जो हम वहाँ अभी देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सेट क्या लिया गया है, सेट लिया गया है, सेट ए लिया गया है, ये ए सेट है इधर नीचे और बी सेट आपका इधर है, ठीक है। तो ए सेट और बी सेट है, ए में क्या क्या एलिमेंट है, डी एल एलिमेंट है, एम पी एलिमेंट है और के ए एलिमेंट है, ठीक है। और बी में क्या क्या एलिमेंट है, 0 1 0 2 0 3। तो ये एक अच्छा तरीका है कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने का। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ से डी एल देखिए, डी एल आप देखिएगा तो इसमें तीनों में डी एल आएगा, इसमें तीनों में एम पी आएगा, इसमें तीनों में क्या आएगा, के ए आएगा। ओ आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है गाइस, ओके वी कैन इग्नोर इट। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे के ए आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, के ए आएगा। अगर आप इधर डाउन देखिएगा तो सब में 0 1 0 1 0 1 आएगा, 0 2 0 2 0 2 आएगा, 0 3 0 3 0 3 आएगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पे भी सेट का साइज़ 3 है, इस सेट का साइज़ 3 है, तो 3 इंटू 3 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए हम जब सेट पढ़ रहे थे ना, तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि सेट में क्या होता है कि अगर ए 1 2 3 है ना, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर मैटर नहीं करने का मेरा मतलब है कि अगर हम इसको लिख दें ए इज इक्वल्स टू 3 2 1, तो दोनों क्या होगा, दोनों सेम होगा। ए इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, अगर इसका नाम बी रखते तो ए इज इक्वल्स टू बी रहता, ए इज इक्वल्स टू बी। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है कि किसको पहले लिखे हैं किसको बाद में लिखे हैं, ऑर्डर डजंट मैटर हियर। लेकिन अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा ऑर्डर्ड पेयर का ना, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। अगर एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है तो ये हमारा ए बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होता है, बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होता है। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं एक और इसको एग्जांपल लेके समझाऊं तो देखिए, अभी मैं आपको इसको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि ये ऑर्डर पेयर में कैसे मैटर करता है। सपोज करिए कि आप एक सेट ले रहे हैं ए, अगर आप सेट ले रहे हैं एक ए जिसकी की वैल्यू है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, इसके एलिमेंट की वैल्यू कितना है, ए कॉमा बी। दूसरा सेट लिया हमने बी, उसमें ए कॉमा डी कॉमा ई ले लिया, क्या ले लिया, डी कॉमा ई ले लिया। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाने जाएं, आई होप ओके, यहाँ पे हम डी ले लेते हैं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मॉडिफाई करना होगा आपको समझाने के लिए, क्लियरिटी के लिए इसको भी इरेज कर देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मैंने लिया है ए डी सी और ए। ओके, सो हमने ए में क्या लिया है, ए डी सी, और बी में क्या लिया है, ए डी ई। अब मैं कोई आपको कहूँ कि ए क्रॉस बी फाइंड करो, मैं कहूँ ए क्रॉस बी फाइंड करो, आप तो बोलोगे बहुत इजी है, मैंने यहाँ पे ए डी सी लिख दिया सर, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, सबको लिखते चलेंगे ए डी ए सी। सिमिलरली यहाँ पे डी ए डी 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 सी, फिर यहाँ पे ई है तो ई ए ई डी एंड ई सी। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या कि यहाँ पे डी ए भी आ रहा है, डी ए भी आ रहा है और ए डी भी आ रहा है, यहाँ पे ए डी भी आ रहा है और ऑर्डर पेयर में, और डी ए भी आ रहा है। सिमिलरली और कोई ऐसा एग्जांपल है क्या, आई होप नहीं है। तो यहाँ पे ए डी भी आ रहा है और डी ए भी आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल्स टू डी ए डी इज़ नॉट इक्वल टू डी ए डी इज़ नॉट इक्वल टू डी ए। यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि ये दोनों सेम नहीं है। सेट में होता था कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता था, बट ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो अगर इन दोनों को सेम कंज्यूम कर लीजिएगा, अगर इन दोनों को आप सेम मान लीजिएगा, तो आप तो मेरा भी जो हमारा पढ़ा हुआ फॉर्मूला है कि ए क्रॉस बी का जो साइज होता है, सॉरी इसको मैं फ्रेश लिख देता हूँ। अभी जो हमने पढ़ा है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, एन ए इंटू एन बी होता है। अगर हम ये पढ़े हैं और अभी हमने यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3, यहाँ कितने एलिमेंट है, 3, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों को सेम मान लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो जाएगा, तो जो कि हमारा
किस केस में गलत है, इसलिए हम यहाँ पे इसे यहाँ इस जो ये कॉन्सेप्ट है कि ऑर्डर पेयर में पेयर मैटर नहीं कर, सॉरी ऑर्डर पेयर में जो उसका ऑर्डरिंग है वो मैटर करता है, इसके बाद से हमें इन दोनों को अलग पढ़ना होगा। हेंस टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना आएगा, 9। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना आएगा, 9। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ऑर्डर्ड पेयर ख़त्म होने के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिलेशंस है। हमारा क्या है, रिलेशंस है। तो रिलेशंस समझने के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ये समझना पड़ेगा। ऑर्डर रिलेशन समझने के लिए हमें क्या है, और हमें हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। तो अगर सपोज करिए कि आपके पास 2 सेट दिया हुआ है ए बी, चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं यही वाला, ये इसको हम ए सेट मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, बी सेट मानते हैं। लेट मी क्लियर इट एंड कीप इट सिंपल फॉर यू। ए मान लेते हैं इसको और बी सेट मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमको बताइए कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे निकालें, यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी निकालें तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास, हमारे पास आ जाएंगे ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 × 3 9 आ जाएंगे। 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो वैसे में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि सपोज करिए कि आई थिंक ये लिखना हमारे लिए टफ हो सकता है, तो चलिए मैं इसको सिंपल करने के लिए अली भानु को मैं 1 कंसीडर कर लेता हूँ, बिनोय चंद्रा को 2 और सेलेक्टिव दिव्या को 3 कंसीडर कर लेता हूँ। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे तो क्या क्या आएगा, 1, A 1, 2 1, 3। ये ध्यान रखिएगा, जो आगे रहता है ना, जैसे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो हम ए वाले एलिमेंट को पहले लिखते हैं, बी वाले एलिमेंट को बाद में। ऐसा अगर आप नहीं लिखेगा तो वो गलत हो जाएगा उसका मतलब, ठीक है। फिर B, 1 B, 2 B, 3। सिमिलरली C, 1 C, 2 C, 3। तो ऐसे करके 9 हमारे पास ए क्रॉस बी आ गए। तो अगर अब रिलेशंस का क्या मतलब है, रिलेशंस का बस यही मतलब है कि आप इसमें से, इस पूरे एलिमेंट में से, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर में से अगर कुछ ऑर्डर्ड पेयर पिक कर लें, कुछ ऑर्डर पेयर पिक कर लें, उसी को तो हम लोग सबसेट बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोल देते हैं। तो सबसेट, अगर हम इसका कुछ सबसेट ले लें, जैसे कि 1A ले लें और 1A ले लें और क्या ले लें, B2 ले लें और क्या ले लें, C3 ले लें, C3 ले लें, 1A ले लें, B2 ले लें और C3 ले लें। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिलेशंस। हम इसको क्या बोलेंगे, रिलेशंस। हम इसको क्या बोलेंगे, रिलेशंस। क्या बोलेंगे, रिलेशंस। इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशंस। इसको हम लोग बोलेंगे रिलेशन, ठीक है। इसी चीज़ को सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 सेट इज कॉल्ड रिलेशन, ठीक है। सबसेट ऑफ 2 सेट इज नोन एज रिलेशन, ठीक है। आपको सेम चीज़ यहाँ एग्जांपल में समझाया गया है। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में ये चीज़ समझने में, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन समझने में इतना बच्चे स्ट्रगल करते हैं। इवन जब मैं स्टार्ट किया था अपना 11th क्लास 12th क्लास, तो मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया था डोमेन रेंज समझने में। इवन मैं मल्टीपल क्लासेस के बाद भी नहीं समझ पे आया, लेकिन अल्टीमेटली जब मैं ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश किया ना, तो मेरे को डोमेन रेंज इतना अच्छा समझ में आ गया कि नाउ आई कैन लाइक टीच यू कि व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ रेंज एंड व्हाट इज़ कोडोमेन। हो मे बी यहाँ पे आपको हो सकता है कि मे बी थोड़ा सा लगे कि ये क्या है, मतलब ए न्यू कीवर्ड आपके मतलब मेमोरी में आ गया, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। बट व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग ना, तो प्रॉब्लम्स जब इस पे आएंगे और आप इसको जब सॉल्व करिएगा या इसके थ्रू कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, तब आपको आएगा असली मज़ा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए, डोमेन एंड रेंज को समझने के लिए। तो चलिए इस पे आते हैं, ये मैंने ऐसे ही लिख रखा था, आई कैन कट इट। तो हमें क्या समझना है, हमें समझना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें समझ, देखिए मैथ्स है, मैं थ्योरी लिख करके कि डोमेन की ये डेफिनेशन होती है, रेंज की ये डेफिनेशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, रेंज इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर एंड कोडोमेन इज द इन द होल सेट P वेयर रिलेशंस मैप टू। ओके, तो ये आप अगर डेफिनेशन समझना चाहते हैं आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, बट अगर आपको पूरा फील लेना है ना, तो आप थोड़ा यहाँ पे समझिए। आप समझ लीजिए कि आपके पास सेट A है और इसमें से आपका जो है आपका जो एलिमेंट है 1, 2, 3 है, और दूसरा सेट क्या है, B है, A B C D। अब इसमें आपने रिलेशंस बनाया, ठीक है, रिलेशंस बनाया, तो ये आपका इसको रिप्रेजेंट कर ले रहा है, ये आपको इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक
ठीक है। तो आप इसको इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, रिलेशन इज इक्वल्स टू, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है, तो सबसेट होता है यानी कि सेट है, सबसेट इज अ सेट। सो हम यहाँ पे रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 कॉमा ए एक ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर क्या होगा 2 कॉमा सी, और तीसरा ऑर्डर पेयर क्या होगा 3 कॉमा बी। तो अब आपको यहाँ पे डोमेन और रेंज समझ में आएगा। जो भी इस रिलेशन में आ रहा है, जो भी इस रिलेशन में आ रहा है और ए का पार्ट है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा डोमेन। तो डोमेन इसमें क्या क्या आएगा, 1 2 3 क्या है इसका डोमेन। फिर से मेरा वर्ड सुनिए, जो भी उस रिलेशन में आ रहा है और ए से बिलोंग करता है, दैट इज नॉन एज डोमेन, दैट इज नॉन एज डोमेन। रेंज क्या है भाई, रेंज क्या है, जो भी बी से आ रहा है और रिलेशन में है, जो भी बी से आ रहा है और रिलेशन में है, तो क्या क्या आ रहा है भाई, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। जो भी बी से आ रहा है और वो रिलेशन में है, तो दैट इज नोन एज रेंज। अब को डोमेन क्या होगा, को डोमेन क्या होगा, तो ऐसा मतलब इसमें ना, इसमें क्या होगा, इसमें जो भी बी में है, हम अब रिलेशन को नहीं देख रहे हैं, जो भी बी में है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कोडोमेन कहलाता है। जो भी बी में है वो हमारा क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। जो भी हमारा किस में है, जो भी हमारा बी में है वो क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, जो भी बी में है हमारा वो क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। तो डोमेन क्या कहलाएगा, डोमेन जो भी ए से आ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा डोमेन। जो भी बी से आ रहा है लेकिन रिलेशन में है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा रेंज। और कोडोमेन क्या कहलाएगा, जो भी बी में प्रेजेंट है वो सारा क्या कहलाएगा, वो हमारा सारा कहलाएगा, सारा कहलाएगा हमारा कोडोमेन। ठीक है। अच्छा, अगर सपोज करिए कि यहाँ पे एक और रहता, मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 रहता सपोज करिए, और ये मैप नहीं रहता, तो ये रिलेशन में नहीं है ना, तो हम इसको डोमेन में भी नहीं डालते। अगर ये रिलेशन में नहीं है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन में नहीं डालते, रिलेशन में नहीं डालते। ओके, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड। ओके, तो अब हम लोग, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई कैन लाइक हेल्प यू टू सॉल्व दिस वंस अगेन। अब हम अपने नेक्स्ट पड़ाव पे बढ़ते हैं। अब हम अपने थर्ड टॉपिक पे बढ़ते हैं, फंक्शंस। ठीक है, अब हम किस पे बढ़ते हैं, फंक्शंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, सो फंक्शंस बेसिकली, फंक्शंस जो है ना, फंक्शंस का पहले हम लोग डेफिनेशन थोड़ा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फंक्शंस आर द स्पेशल रिलेशन वेयर ईच इनपुट हैज़ एग्जैक्टली वन आउटपुट, वेयर ईच इनपुट हैज़ एग्जैक्टली वन आउटपुट। तो वैसा रिलेशन जैसे कि हम अगर प्रीवियस पेज पे देख के हम इसको समझे ना, वैसा रिलेशन देखिए, इसमें तो बहुत सारे रिलेशन हो सकते थे, 1 2 3 4 हटाइए अभी के लिए, वो ए बी सी डी। तो अगर हम ऐसा करें कि ए के लिए ए भी लिख दें और बी भी लिख दें, ए के लिए ए भी लिख दें, बी लिख दें, 2 के लिए सी और 3 के लिए डी। तो ऐसे केस में अगर ये इसमें क्या हो गया कि सिंगल इनपुट के लिए हमारे पास क्या है, मल्टीपल रिलेशंस है, हमारे पास क्या है, मल्टीपल रिलेशंस है। ठीक है, मल्टीपल रिलेशन या फिर कह सकते हैं कि मल्टीपल आउटपुट है। जैसे कि मल्टीपल आउटपुट है तो वैसे में वो रिलेशन जो है ना, वो रिलेशन फंक्शंस नहीं कहलाते हैं, वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाते हैं। फंक्शंस होने के लिए आपको एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना पड़ेगा। फंक्शन, किसी चीज़ को फंक्शन कहलाने के लिए, किसी भी रिलेशन को फंक्शन कहलाने के लिए, किसी भी रिलेशन को फंक्शन कहलाने के लिए उसके एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना पड़ेगा। तो चलिए आप हमको बताइए, पहला एग्जांपल लेते हैं। सेट ए हमारा अभी भी फिक्स है 1, 2, 3। सेट बी हमारा अभी भी फिक्स है ए, बी। तो पहला रिलेशन मैं लिख रहा हूँ आपको, पहला रिलेशन क्या लिख रहा हूँ, 1 ए 2 बी। तो क्या ये एक फंक्शन है? तो यस सर। क्यों? क्योंकि एक इनपुट के लिए हमारे पास एक ही आउटपुट है, एक इनपुट के लिए हमारे पास क्या है, एक ही आउटपुट है। दूसरा रिलेशन देखते हैं, 1 ए 1 बी 2 बी। क्या ये एक फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही इनपुट के लिए हमारे पास क्या है, दो आउटपुट है। एक ही इनपुट के लिए क्या है, दो आउटपुट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
अगर एक के लिए हमारे पास एक ही आउटपुट है तो ये क्या कहला रहा है, ये फंक्शन कहला रहा है। अगर एक के लिए मल्टीपल आउटपुट्स हैं, एक के लिए अगर मल्टीपल आउटपुट्स हैं तो आई थिंक ये बहुत क्लियर नहीं है इसका डायग्राम। अगर हम इसको यहाँ मैच कर दे तो ये हमारा A3 के लिए दो दो आउटपुट हो गया, B2 और B3, तो ये क्या है, हमारा फंक्शन नहीं है, ये हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फंक्शन एफ ए इजकल्स टू बी। यहाँ पे ए में क्या आएगा, ए में आएगा एलिमेंट ऑफ ए आएगा, एलिमेंट ऑफ ए आएगा, और बी कहाँ में क्या आएगा, एलिमेंट ऑफ बी आएगा, एलिमेंट ऑफ सेट बी आएगा। ए में क्या आएगा, स्मॉल ए में आएगा एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ ए इजकल्स टू बी, वेयर बी इज द, और बी को क्या बोलते हैं, बी को इमेज भी बोलते हैं, किसका, ए का। बी इज ऑल्सो नोन एज द इमेज ऑफ ए, बी इज ऑल्सो नोन एज इमेज ऑफ ए। ठीक है, ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन द बी। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आपको अगर मतलब डोमेन पता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ना सिर्फ दो ही, हमने यहाँ पे 3 को मैप नहीं किया था, 3 को अगर मैप हम नहीं करेंगे ना तो ये भी फंक्शन नहीं था। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ऑल एलिमेंट मस्ट बी मैप्ड, ऑल एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट, सारे एलिमेंट भी मैप होने चाहिए। तो आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मैंने ये नोटिस नहीं किया, यहाँ पे 3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। तो ये ऐसे भी फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें 3 इंक्लूड नहीं है। एक तो ये ड्यूअल इमेज है एक ही इनपुट का, वो तो एक रीज़न है ही, लेकिन दूसरा रीज़न क्या है, इसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको वो सारा इंक्लूड करना पड़ेगा। इसमें मतलब आपको है कि जितने भी, चलिए एक एग्जाम्पल लेके और समझते हैं। ए हमने ले लिया, सपोज़ करिए ए हमने ले लिया 3 4 9 और बी हमने ले लिया B, C। तो अब इसमें देखिए, अब हम एक हम रिलेशन लिख रहे हैं जिसमें कि 3 B से मैप है, ठीक है, 4 C से मैप है और 9 B से मैप है। तो यहाँ पे देखिए ये एक फंक्शन है, क्यों, क्योंकि A का हर एलिमेंट आया है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि एक ही बार आना है, हर एलिमेंट आना है और एक ही बार आना है, हर एलिमेंट आना है और एक ही बार आना है। दूसरा रिलेशन लेते हैं 3, B 3, C 4, C 9, B। हर एलिमेंट तो आया है इसमें, लेकिन 3 दो बार आ गया है। 3 कितने बार आ गया, 2 बार आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन नहीं है। फिर एक तीसरा लेते हैं 3B 4C। तो यहाँ पे क्या है कि इस बार 9 नहीं आ पाया, तो हमारा ये क्या है, ये भी हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये भी हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। हर एलिमेंट आना पड़ेगा ए का, और बी के किसी भी एलिमेंट से मैप होना पड़ेगा। एक ही बार आ सकता है, ठीक है, एक ही बार आ सकता है वो। यहाँ पे फंक्शंस के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। f(x) = 2x + 1, f(x) = 2x + 1। तो हमें मतलब हमें पता है कि अगर x की अब रेंज दिया रहेगा, x बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर ऐसे करके, तो हम इसको ग्राफ के थ्रू जब समझेंगे ना, f(x) = 1 कैसे ग्राफ है, क्या यहाँ पे डोमेन है, क्या यहाँ पे रेंज है, तो फिर थोड़ा ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी के लिए अगर ये ग्राफ ड्रॉ कर दूँ, चलिए अभी के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ, बट आई विल से कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ। अगर आपको नहीं पता है तो आप सीख पाइएगा, लेकिन अभी के लिए मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि आपको आता है और हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ, ठीक है। और इसका डोमेन क्या होगा, अगर डोमेन तो दिया रहता है, यूजुअली डोमेन आपको दिया रहता है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको मानना पड़ेगा कि सारा नंबर जो x एक्सिस पे बिलोंग करता है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x किससे बिलोंग करेगा, सारा नेचुरल नंबर आपका डोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या कहलाएगा, वो भी ये पूरा y एक्सिस पे, तो -∞ से इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी अगर मैं ये आपको समझाऊँ तो मैं भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं की फॉर्मूलाज एंड अच्छा, तो अभी जब तक जितना चीज़ हम लोग पढ़े ना, उसमें से कुछ चीज़ मतलब उसका ही एक फॉर्मूला है, उसी का मतलब जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्मूला, वो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि NA × B = NA × NB होता है। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अ फंक्शन रिक्वायर ईच एलिमेंट इन द डोमेन सी। ये मैंने बोला था ना कि ए का सारा एलिमेंट लेना है, अगर ए का एक भी एलिमेंट मिस होता है दिस मीन्स दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ये भी इंटरेस्टिंग है कि अगर सारा एलिमेंट नहीं लिए तो हम उसको फंक्शन नहीं कह सकते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, रेंज इज द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन द
यस तो फंक्शन का जो है ना, अगर आप पहला एलिमेंट पिक कर लेना, पिक पहला एलिमेंट, और जो दूसरा एलिमेंट है क्या बोलते हैं उस फंक्शन में, उसको पिक कर लीजिए, तो पहला वो क्या कहलाएगा, पहला पार्ट कहलाएगा डोमेन, दूसरा पार्ट कहलाएगा रेंज, दूसरा पार्ट क्या कहलाएगा, रेंज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ओके 3 फंक्शंस हैं यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड दूसरा फंक्शन है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, एंड देन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये सब कुछ फंक्शंस के एग्जांपल हैं। तो मैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी ग्राफ के थ्रू कुछ समझा सकता हूँ आपको ये तीनों फंक्शंस, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस तो आप ग्राफ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, पॉलिनोमियल फंक्शंस आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन है एग्जैक्टली क्या। तो सबसे पहले हम पहला जो है ना उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये आपका आई होप कि ग्राफ के लिए पहला मतलब स्टेप है। आपने 10th में ऑब्वियसली पढ़ा होगा ग्राफ, बट यहाँ पे आप ग्राफ के अलग अलग वेरिएंट देखिएगा, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल का ग्राफ देखिएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे फंक्शंस हैं, मॉडुलस फंक्शंस हैं, उन सब के ग्राफ देखिएगा। ग्राफ से प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी इजी है, इसलिए हमें वो देखना ही पड़ेगा। चलिए पहला मैं आपको एटलीस्ट समझाता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये इसका क्या मतलब है। और अगर मैंने एक्स आपको डोमेन यहाँ पे दे दिया, डोमेन का मतलब है कि क्या वैल्यू हम एक्स में रख सकते हैं, ये भी आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। डोमेन का क्या मतलब है, डोमेन का मतलब है कि क्या वैल्यू हम एक्स में रख सकते हैं, एक्स में रख सकते हैं। सॉरी ये हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको इग्नोर करिए, आप समझिए, आप सुनने की कोशिश करिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। डोमेन का मतलब होता है कि क्या वैल्यू हम एक्स में रख सकते हैं, क्या वैल्यू हम एक्स में रख सकते हैं। तो चलिए सपोज़ करिए मैं आपको डोमेन अभी एक्स का वैल्यू देता हूँ, 0 से लेकर के 10 तक आप सारा वैल्यू रख सकते हैं। आपको ये भी याद होना चाहिए, ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, 0 से 10 अगर मैंने ऐसे लिख दिया है, इसका मतलब है 0 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं है। अगर ऐसे लिख दिया है तो 0 और 10 दोनों इंक्लूड, 0 और 10 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 0 के बाद सारा इंक्लूड है, यानी 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड होगा, सो ऑन, ठीक है। तो मैं कहा था, मैं था कि आपको ट्राई करता हूँ मैं ग्राफ समझाने का। तो मैं एक कोशिश करता हूँ कार्टेशियन, क्या इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है अपने पास, आई होप नो, ओके let me take a line only, okay shapes, अगर ये बहुत समझ में ना आए तो प्लीज़ डू नॉट पैनिक, क्योंकि हम इसको बाद में भी समझेंगे। इसको मैं रोटेट करता हूँ, सॉरी ये मूव नहीं हो रहा है अभी, एक सेकंड के लिए मैं इसको इरेज कर दूं, सो दैट कि मैं आपको क्लियरली ड्रॉ करके दिखा सकूं y इक्वल टू एक्स कैसा होता है, ठीक है। अभी के लिए मैं एक दो चीज़ आपको ऑब्वियसली बता देता हूँ कि हाँ ये अभी इसका ये नेचर है नॉल, ओके, नहीं तो आपको थोड़ा समझने में परेशानी होगा। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए एक चीज़ कि हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से 1 आएगा, 10 आएगा, और x 0 से 10 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है, 0 से 10। और ये क्या है, x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मैं अभी के लिए आपको बस ये समझा देता हूँ कि इसका नेचर लीनियर होता है, इस ग्राफ का नेचर क्या होता है, लीनियर होता है। आप अभी इस पर ज़्यादा अपने आप को इन्फोर्स नहीं करिए कि लीनियर क्या हो गया सर, फिर क्वाड्रेटिक क्या हो गया, या फिर क्यूबिक क्या हो गया, तो इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप बस समझ लीजिए कि लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, अभी लीनियर का मतलब आप समझ लीजिए कि ग्राफ क्या होने वाला है हमारा, स्ट्रेट लाइन। तो आप बस हमको ये देखिए कि अगर x का वैल्यू 0 है, अगर x का वैल्यू 0 है तो बोलिए fx का वैल्यू कितना होगा। तो fx का तो मतलब ही है, fx का मतलब ही है x,
तो अगर x का वैल्यू 0 है तो मेरा एफ एक्स का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा, यानी कि पहला पॉइंट हमने ये देख लिया। अगर एफ एक्स का वैल्यू 1 है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, वो भी होगा 1। तो हमारा दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तीसरा पॉइंट कहाँ आएगा, 2,2 पे। तो इसका आप समझ रहे हैं नेचर कैसा होने वाला है। इसका मतलब होने वाला है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, मे बी लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जाए, ओके सॉरी, लेट मी टेक दिस लाइन देन, ओके आप थोड़ा समझिए कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें कि क्या क्या पॉइंट आएंगे, 1,1, 2,2, 3,3 सारे पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, इसमें सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है। अब सिमिलरली एक दूसरा चीज़ अभी हमने देखा था, वो था एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो अगर सी की वैल्यू जो भी रहेगी ना, सी की वैल्यू जो रहेगी, इसका मतलब एक्स आप कुछ भी रखिए, एक्स की वैल्यू अगर सी की वैल्यू मान लीजिए हैं 5 है, या चलो ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू क्या ले लेते हैं, सी की वैल्यू क्या लेते हैं 2। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सी मतलब कांस्टेंट ही लिखा हुआ है यहाँ पे, सी मतलब कांस्टेंट यानी कुछ भी जो फिक्स्ड हो। तो एफ एक्स बराबर 2, इसका मतलब है एक्स की आप कुछ भी वैल्यू रखें, हर बार आंसर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। तो 0 रखेंगे तो भी 2 आएगा, 1 रखेंगे तो भी 2 आएगा, 2 रखेंगे तो भी 2 आएगा, 3 रखेंगे तो भी 2 आएगा, 4 2 2 2, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ऐसा ऐसा। ये दूसरा वाला जो ग्राफ होगा एफ एक्स इक्वल्स टू 2 का, वो ये होगा, ठीक है। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस दोनों को जो मिला के क्या बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। आप थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखिए, धीरे धीरे हम इसको समझ लेंगे पूरी तरह से। इस पूरे चैप्टर में ग्राफ्स आने वाले हैं, तो हम इसको समझ लेंगे। तो अभी के लिए आप एक एक लेवल अप करिए। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इस लाइन को एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 0 लाइन बोलते हैं, इसको एक्स इज इक्वल्स टू 0 लाइन बोलते हैं। अभी के लिए आप ये सब मेमोराइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बार बार इसको जब गो थ्रू करेंगे ना तो आप समझ में आ जाएगा आपको। आप अब पैनिक करने की ज़रूरत नहीं कि सर मेमोराइज़ करना पड़ेगा, नो नीड ऑफ मेमोराइजिंग, ओके। डोमेन को डोमेन, ओके। तो आई थिंक वो ये फिर से मैंने कुछ स्लाइड्स बार बार नोट किया था, सो दैट मैं आपको दोबारा समझा सकूं, बट ठीक है, इसमें फिर से वही आ गया डोमेन को डोमेन। तो आपको यहाँ पे डोमेन आपको दिख रहा होगा, आप कोई भी अब बता सकता है कि इसमें डोमेन क्या है, 1 2 3 4 5 4 5 इज अ डोमेन। कोड रेंज क्या है, क्योंकि सारा वैल्यू इंक्लूड है, तो रेंज और कोडोमेन क्या है हमारा यहाँ पे, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। अगर सारा वैल्यू इंक्लूड नहीं रहता, मान लीजिए यहाँ पे 7 भी रहता, मान लीजिए अगर यहाँ पे 7 भी रहता, तो यानी कि कोडोमेन में एक एक्स्ट्रा वैल्यू 7 आ गया होता कोडोमेन में। आप इसके डेफिनेशंस को फॉलो कर सकते हैं। ऑल द फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑर्डर पेयर इज इन द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। कोडोमेन द इंटायर टारगेट ऑफ सेट बी वेर एलिमेंट कैन मैप टू। वही बोल रहा है कि अगर इसमें जितना भी एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, अगर मान लीजिए इसमें 8 भी रहता है एक्स्ट्रा, तो कोडोमेन में वो भी ऐड हो जाता। लेकिन रेंज में सिर्फ वही आएगा जिससे ये हमारा मैप्ड है, जिससे ये हमारा क्या है, मैप्ड है, जिससे हमारा क्या है, मैप्ड है। तो ये सेम चीज़ है। नंबर ऑफ रिलेशंस, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट, ये भी फिर से रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया है। मैंने इसको फिर से समझाने के लिए आपको किया था कि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या है। नंबर ऑफ रिलेशन वही तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, एन ए इंटू एन बी है, और क्या, एन ए इंटू एन बी है। ओके, नाउ आइडेंटिटी फंक्शन, यहाँ पे आया है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, वीडियो को रोक रहा हूँ, बिकॉज एक बार में अगर आप इतना ज़्यादा समझने की कोशिश करिएगा तो मे बी चीज़ें ओवर हो सकती है। तो आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट एंड द पॉलिनोमियल फंक्शन इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन मॉड्यूलस एंड सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे, मॉड्यूलस एंड सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग रेशनल फंक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशनल फंक्शन पढ़ेंगे, और फंक्शंस पे कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, ठीक है, ऑपरेशंस देखेंगे। ये हमारा टॉपिक बचा हुआ है। अभी के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। गाइस प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए, प्लीज़ सपोर्ट मुझे नहीं, अपने आप को करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जैसा आप कमेंट करिए मेरे वीडियो के नीचे कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, देन आई विल डेफिनेटली कम विद द वीडियो। आई एम गारंटिंग यू दैट आई विल डेफिनेटली कम विद द वीडियो, जिसमें कि मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ आपको। हो सकता है कि आपके थ्रू बाकी बहुत सारे स्टूडेंट का वो डाउट क्लियर हो जाए। एटलीस्ट इतना तो है कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज़ गाइस कमेंट करिए अगर आपको वैसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। अगर आपको कुछ स्पेशल पढ़ना हो, स्पेशल सीखना हो, समझना हो, जो कि इस वीडियो में कवर्ड नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट इट। थैंक यू, बाय बाय।